हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टाफिंग का प्रोसेस लेकर आई हूँ। स्टाफिंग जो होता है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। देखिए, जैसे मैंने लिखा है POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट। स्टाफिंग का प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। देखिए, आप थोड़ा ध्यान कीजिए कि मैनेजमेंट को अगर प्रोसेस के एंगल से देखा जाए तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये पांचों क्या हैं? एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटी प्लस दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पांचों एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं तो मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन अगर इनको इंडिविजुअली अपने अपने एंगल से देखा जाए तो ये सभी प्रोसेस हैं। जैसे प्लानिंग का भी प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस आपको मैंने बताया, स्टाफिंग का प्रोसेस मैं आपको आज बताने लगी हूँ। तो आज का हमारा टारगेट है स्टाफिंग का प्रोसेस। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हाँ जी, स्टाफिंग के प्रोसेस में बच्चों 10 स्टेप्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हैं आपके, और स्टेप्स भी सारे आपको सीरियल ऑर्डर में ही याद करने होंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले कराने लगी हूँ। और बच्चों, एक टेंशन और मैंने आपकी अपने सिर पर ली है, वो क्या कि ये 10 के 10 स्टेप्स आपको सीरियल ऑर्डर में याद हो सकें, इसके लिए क्या कोई अरेंजमेंट है? यस, आप खुश हो जाइए, आपके पास मैंने ये अरेंजमेंट भी करके दिया है कि ये सीरियल ऑर्डर में आपको 10 के 10 स्टेप्स कैसे लर्न होंगे। तो बच्चों, मैं आपको ये पहले सारे स्टेप्स बता रही हूँ, तो फिर लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिसके जरिए आपको ये सारे स्टेप्स ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो क्या समझना चाहेंगे आप लोग भी? तो चलिए, हो जाइए शुरू। पहला स्टेप है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आवश्यक कर्मचारियों का पता लगाना। देखो बच्चों, मैंने इसको हिंदी में बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश भी है तो आप इस बात को समझ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। कुछ वर्ड्स मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं। बच्चों, अगर बात समझ में आ जाती है तो लैंग्वेज तो अपने आप ही बना लेते हैं इंसान। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टाफिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस, इसका क्या मतलब होता है कि खाली, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खाली पड़ी पोस्टों को योग्य कर्मचारियों से भरना। यानी पहले ये पता लगाएं कि हमारे पास खाली पोस्टें कितनी हैं और फिर उसके बाद उन्हें योग्य कर्मचारियों से भर देना, उसे ही स्टाफिंग कहते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि देखने में कि दो ही तो स्टेप्स हैं, पहले ये पता लगाना कि खाली पोस्टें कितनी हैं और फिर उन्हें योग्य कर्मचारियों से भर देना उसको। तो देखने में ये दो लग रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें टोटल मिला के 10 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको लग रहा है ये कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यक कर्मचारियों का पता लगाना। देखिए, मैंने ये स्टार लगा के ये 3 पॉइंट्स इसके बनाए। देखो, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जितने भी पोस्टें एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली होती है, सबसे पहले उनका पता लगाया जाता है। तो खाली पोस्टों में सिर्फ ये नहीं है कि जो आज खाली हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पता लगाया जाएगा। हो सकता है कुछ पोस्टें अगले आने वाले 2 महीने में खाली होने वाली हैं, उनके बारे में भी पता लगाया जाता है। हो सकता है कोई आने वाले 1 हफ्ते में, 10 दिन में कोई नौकरी छोड़ के जाने वाला है। तो देखिए, मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इसमें फ्यूचर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का भी पता लगाया जाता है, क्योंकि किसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। रिटायरमेंट की टाइम पीरियड होता है, सबको पता होता है कि इस पर्सन की रिटायरमेंट किस डेट को हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से उनके लिए अरेंजमेंट करके चलना पड़ता है कि अगर ये पर्सन रिटायर हो गया तो इसकी जगह पर कौन काम जो है वो करेगा। क्योंकि बच्चों, जो ये रिक्रूटमेंट का, ये इसका प्रोसेस होता है स्टाफिंग का, ये इतना आसान नहीं होता और इतना सस्ता नहीं होता, बड़ा महंगा होता है। अब आप सोचो कि एक एक कर्मचारी, कभी कोई खाली छोड़ के जा रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है, तो आप एक एक के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल लेंगे, वो बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो इसीलिए पहले आराम से जितने भी कर्मचारी आपको ज़रूरत पड़ सकती है आज और कल और आने वाले फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर में, तो उनका पता लगा लिया जाता है कि जो आने वाले नियर 2-3 महीने के अंदर जो आपकी पोस्टें खाली होने वाली हैं, उनका पता लगा लिया जाता है। तो देखते हैं इसमें फ्यूचर में रिटायर होने वाले या सस्पेंड किए जाने वाले, क्योंकि कुछ लोग काम सही नहीं करते तो उनको सस्पेंड भी तो किया जा सकता है ना। और नौकरी छोड़कर जाने वालों को भी ध्यान में रखा जाता है। देखो, 3 तरह के लोग हो गए। एक तो जो रिटायर हो जाएंगे वो, एक जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड कर देगी वो,
एक तीसरे जो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर चले जाते हैं वो, इन तीनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, कितने लोगों को नौकरी पर रखना है। उसके बाद खाली उनकी गिनती ही पता लगानी सफिशिएंट नहीं है कि हमें 4 ये चाहिए, वो 15 बंदे या इस तरह के चाहिए। इसके साथ साथ उनमें अलग अलग कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ये भी डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं एक स्कूल की बात करती हूँ, तो स्कूल में सपोज करते हैं कि 3 माली की जरूरत है, 2 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, 3 पीएन की जरूरत है, 4 टीचर्स की जरूरत है। ये तो पता लगा लिया कि हाँ इतने इतने लोगों की जरूरत है, गिनती तो पता चल गई। लेकिन इसके साथ साथ उनमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जैसे पीएन जो है वो कितना कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और जो माली है उसे पौधों की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है, और जो टीचर है उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताएं भी पता होनी चाहिए कि किस किस योग्यता वाला कर्मचारी आपको चाहिए होगा। चलो बच्चों, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड बच्चे, सेकंड स्टेप है हमारा आर से रिक्रूटमेंट, भर्ती। भर्ती का मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सबसे पहले ये पता लगा लिया कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है, उसमें कितनी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद आप खुद सोचिए कि क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अलग अलग जगह पर दी जाएगी, जैसे टीवी पर, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, या पोस्टर चिपकाए जा सकते हैं, या न्यूज़पेपर के बीच में पैम्फलेट डाले जा सकते हैं कि इस जगह पर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी पोस्टें खाली हैं। जैसे आप लोग कभी देखते भी होंगे किसी स्कूल की पोस्ट निकली है, या किसी कॉलेज की पोस्ट निकली है, या किसी कंपनी में नौकरी निकली है। इवन एक पेज भी आता है पूरा जिसमें नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, ठीक है बच्चों। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पता होगा, तो उसे ही भर्ती कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है मैंने, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि फर्स्ट स्टेप के बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें फ्यूचर के लिए आवश्यक कर्मचारियों को खोज करना, उनसे एप्लीकेशन से इन्वाइट करना शामिल होता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी एटसेट्रा, ठीक है बच्चे। तीसरा इसका है कि इसमें 2 मुख्य स्रोत होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कैसे कि कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जैसे 2 मालियों की जरूरत है, तो जरूरी नहीं है कि टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड निकाली जाएगी, क्योंकि बड़े महंगे पड़ते हैं। तो वहां पर इंटरनल सोर्सेज ही लगाए जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज सस्ते पड़ते हैं, टीवी न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्चुअली भर्ती वाला जब चैप्टर आपका आएगा कंप्लीट, तो उसमें आपको इस चीज की पूरी नॉलेज दी जाएगी। अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी इतनी बात करूंगी कि इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अपने अंदर ही जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हीं की नॉलेज में जो लोग होते हैं, उन्हीं के थ्रू जो पता लगाए जाते हैं, वो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड स्टेप एस से सिलेक्शन, चयन। देखो रिक्रूटमेंट में जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उसमें से दी बेस्ट को चुनना ही सिलेक्शन है। ये जो है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पास ये स्क्रीनशॉट लेके ये जो मैंने लिखा है सब कुछ आप अपने पास नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का। आगे आपको सिलेक्शन से रिलेटेड भी एक चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें आपको मैं सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ बताऊंगी। अभी आपको मैं इसमें से इतना बता देती हूँ कि देखिए इससे ऊपर वाला स्टेप हमारा सेकंड स्टेप था रिक्रूटमेंट। उसमें क्या किया गया था, एप्लीकेशन से इन्वाइट करी गई थी। तो बच्चों आपको भी इतना पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल में 4 टीचर्स की जरूरत है, तो जरूरी तो नहीं कि 4 ही एप्लीकेशंस आएंगी, बस जो भी एप्लीकेशंस आई बस उन्हीं को नौकरी पर रख लिया जाता है। कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं। इतनी बेरोजगारी होती है कई बार कि एक पोस्ट के लिए 50 लोगों की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो क्या होगा, 50 के 50 को रख लिया जाएगा क्या नौकरी पर? अरे नहीं भाई। तो बताया तो मैंने, रिक्रूटमेंट में जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें से दी बेस्ट को चुनना ही सिलेक्शन है। दी बेस्ट को कैसे चुना जाएगा? देखो सीधी सी बात बच्चों, एक हीरे की पहचान एक जौहरी को ही हो सकती है। जो मैनेजर अगर घिसा हुआ होगा वो इंटरव्यू लेगा, उसे बहुत कुछ पता चलेगा उससे, तो उस अच्छे काम करने वाले बंदे की पहचान जो होगी वो अच्छा मैनेजर ही कर सकता है। तो एक पैनल की टीम बिठाई जाती है जिसमें बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि जो इंटरव्यू देने आने वाले लोग हैं उनको उनमें से बेस्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाना है। मैंने आपको बताया ना कि आगे चल के आपको एक पूरा प्रोसेस आएगा
तब हम डिटेल से तब करेंगे इसको। अभी फिलहाल इसका एक स्टेप है, ये सिलेक्शन स्टाफिंग का स्टेप है, इसलिए इसमें इतना ही सफिशिएंट है। सेकंड स्टेप मैंने लिखा, ये है कि नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये जो है, इसमें नेगेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जितनी ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन सिलेक्शन में जितनी एप्लीकेशंस आई उसमें से इसको भी नहीं रखना उसको भी नहीं रखना, तो सिलेक्टेड लोगों को ही रखा जाता है। इसीलिए एक नेगेटिव प्रोसेस है कि इसमें जैसे फिल्टर किया जाता है ना पानी को, लास्ट में भी थोड़ा सा बचता है बिल्कुल ही फिल्टर करने के बाद, इसी तरीके से जैसे आपने कभी पानी को फिल्टर होते देखा है कि एक तरफ से जो गंदा पानी है वो अलग निकलता रहता है, तो इसी तरीके से जो लोग आए होते हैं एप्लीकेशंस इंटरव्यू के लिए, उनमें से अलग छांटना जिनको नहीं रखना है और उनको छांटना जो जिनको रखा जाना है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब आप समझ गए ना कि इसको नौकरी पर नहीं रखना, इसको नहीं रखना, इसको नहीं रखना, सिर्फ इसको रखना है। तो नहीं वाला प्रोसेस है, यानी कि नेगेटिव प्रोसेस है, सिलेक्टेड लोगों को ही रखा जाता है। लेकिन रिक्रूटमेंट में जितनी भी एप्लीकेशंस है सबको ही एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है। इसमें मेन काम एक चीज होती है बच्चों, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जो एप्लीकेंट की कुशलता है और नेचर, जो काम का नेचर है, वो जहां भी मैच हो गया, जैसे आपने बचपन में मैच द फॉलोइंग करते हैं ना, मिलान करो, जैसे उसको अक्षर को उसके साथ मिलाओ, उसको उसके साथ मिलाओ, यहाँ पर भी यही चीज होती है कि उस बंदे की शक्ल को नहीं मिलाना, आपने उसकी कुशलता को मिलाना है, कि जैसे उसकी कुशलता को आपको जो काम उससे करवाना है उसकी नेचर के साथ मैच कराना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको बात समझ में आएगी। मान लेते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों को इंश्योरेंस बेचती है, इस तरह की कंपनी है। उसमें एक पब्लिक डीलिंग के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ने इंटरव्यू रखा, तो वहां पर बड़े सारे एप्लीकेंट्स आए हुए थे, तो उनमें से 4 लोग तो ऐसे थे कि जिनको अपना नाम बताने में भी बड़ी शर्म आती थी, कि उनसे इंटरव्यू में उनका नाम पूछा गया तो वो 5 मिनट तो बेचारे बोल ही नहीं पाए। तो क्या ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या मेन काम किया है, उनका पब्लिक डीलिंग का काम है। पब्लिक डीलिंग का मतलब आप समझते हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है कि लोगों को अपने बात से सेटिस्फाई करना। इंश्योरेंस बेचना, अपना कोई चीज बेच रहे हो आप उनको, तो जब तक आप बोलेंगे ही नहीं, उसके बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं, तो वो चीज कैसे बिकेगी? तो आप समझ गए, 2 बातें आपने याद रखनी है कि एप्लीकेंट्स की कुशलता और काम के नेचर, दोनों चीज मैच होनी चाहिए। जिसकी बेस्ट तरीके से मैच होगी उसको नौकरी पर रखा जाएगा। चलिए 3 स्टेप्स हो गए। तो बेटा 10 स्टेप्स हैं ये, आपको मैंने फिर बता दूं कि ये 10 के 10 स्टेप्स आपको सीरियल ऑर्डर में कैसे याद होंगे। मैंने बताया ना कि ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, चुटकियों में आपको याद होंगे। आप सुनते जाइए। अभी बच्चों 4th स्टेप है प्लेसमेंट, यानी कार्य पर लगाना। आपने उस पर्सन को रख लिया है, जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी उनका सिलेक्शन कर लिया, तो क्या काम यही खत्म हो जाता है? सोच कर देखिए। अरे काम तो अब शुरू हुआ है। तो देखिए 4th स्टेप है प्लेसमेंट, यानी कार्य पर लगाना। उस पर्सन को काम पर लगाया जाएगा। देखो सिलेक्शन होने के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सब शर्तें लिखी जाती हैं, लास्ट में से सिग्नेचर करने होते हैं। अब यह डिपार्टमेंट के मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उसे काम क्या करना है, और काम सौंपते समय यह जरूर ध्यान में रखें कि उसे कोई गलत काम ना सौंपा जाए। गलत का मतलब क्या होता है कि जिस काम के लिए मेन उसको रखा गया है उससे वही काम कराया जाए, और जो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग है वही उसको काम दिया जाए। गलत तरीके से अगर काम दिया जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये किसकी जिम्मेदारी है? मैंने बोला डिपार्टमेंट के मैनेजर की जिम्मेदारी है। उसके बाद साथ ही उसकी जान पहचान ऑर्गेनाइजेशन में अन्य कर्मचारियों और नीतियों से करा दी जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं, उनसे उनकी जान पहचान करा दी जाती है। तो ये 4th स्टेप हो गया आपका पी से प्लेसमेंट। अब नाउ 5th स्टेप है आर से रिटेंशन, कार्य पर बनाए रखना। देखो इससे ऊपर वाले स्टेप में आपने क्या कहा था? कार्य पर लगाना, यानी काम पर अभी हमने उसे लगाया है। तो आपको लगता है कि काम पर बनाए रखना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
क्योंकि आपको क्या लगता है कि देखो मैंने लिखा है कि एक्चुअली एक बहुत महंगी प्रोसेस होती है कि कर्मचारियों को पहले उनके लिए पहले एडवर्टाइजमेंट करो, फिर उसकी एक्सपर्ट की सलाह से उनकी सिलेक्शन करो, और जब वह काम पर लग जाए तो कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वह संस्था को छोड़कर जाने की सोचे भी। उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वह अपना दिल जान लगाकर काम पर बना रहे, कहीं छोड़कर ना जाए काम को। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या होता है कि सिलेक्शन तो अच्छे लोगों का किया था लेकिन वो वहां पर टिकते ही नहीं है। कुछ ऐसी जगह मैंने देखी है कि जहां पर बार बार कर्मचारी काम छोड़ के जाते हैं, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट काउंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिटेंशन भी 5th पॉइंट कंप्लीट करना बड़ा जरूरी है। चलिए अब 6th पॉइंट बच्चों, 6 पॉइंट इसे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। यानी ट्रेनिंग क्या कि काम पर बनाया रखना आपने उसको, और वह आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो चुका है। तो उसके बाद बारी आती है ट्रेनिंग की। देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए तरीके से। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री है, कुछ और है, वहां पर नई तरह की मशीनें आ गई तो उन्हें नए तरीके से काम सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिससे वो काम में घिस जाए। तो बच्चों ट्रेनिंग की जरूरत जो होती है वो ओल्ड और न्यू दोनों तरह के कर्मचारियों को इसकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि खाली नए कर्मचारियों को, पुरानों को भी जरूरत पड़ती है। जैसे स्मार्ट क्लासेस आ जाएं तो पुराने टीचर्स को भी जरूरत पड़ेगी कि उनको कैसे सिखाया जाए। यह ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज में आप देखो इस पॉइंट से आपको जस्टिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि इससे वेस्टेज में कमी आती है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है, कॉस्ट में कमी आती है और एक्सीडेंट्स में आदि कमी आती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बारी आती है 7th पॉइंट पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रगति मूल्यांकन। इसका क्या मतलब होता है कि जो लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या ट्रेनिंग देके छोड़ दिया जाए बस काम यहीं खत्म हो जाता है? नहीं बच्चों, ट्रेनिंग बहुत ही एक्चुअली बड़ी महंगी प्रोसेस होती है। तो ऐसा भी तो देखा जाता है ना कि ट्रेनिंग देने के बाद अब ये कितना काम कर रहा है। जैसे एक घोड़ा, रेस का घोड़ा होता है, ठीक है कि वो तेज दौड़ेगा, लेकिन उसको ट्रेनिंग देने के बाद मैदान में दौड़ा के दिखाया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है कि इसने कितना सीखा। देखिए यहाँ पर भी यही बात है कि काम पर लगाए गए कर्मचारियों को सिर्फ ट्रेनिंग देकर छोड़ना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि बारीकी से उसके कामों में ट्रेनिंग की वजह से आए सुधारों को मापना भी जरूरी है। ट्रेनिंग भी बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। इतना खर्चा करने के बाद ये भी तो देखेगी ना संस्था कि इसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ट्रेनिंग देने के बाद भी गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सका, मतलब कहने का कि ट्रेनिंग देने के बाद भी उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में सोचना पड़ता है। 8th पॉइंट है आपका पी से प्रमोशन, पदोन्नति। देखो हर कर्मचारी की इच्छा होती है कि वह सफिशिएंट टाइम लगाने के बाद प्रमोट हो जाए। प्रमोशन का मतलब होता है कि एक कर्मचारी कई साल हो गए काम करते हुए, और अगर सपोज कीजिए कि उसको सेम सैलरी और सेम पोस्ट पर काम करे जा रहा है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। देखिए हर पर्सन को अपने काम के बदले कुछ ना कुछ चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए उसे बेटर सैलरी, बेटर स्टेटस आदि अगर मिलता है तो वह ज्यादा, उसे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो संभालनी पड़ती हैं। इसमें क्या है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक सपोज कीजिए कि स्कूल में एक टीचर है, उसको 10-15 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो उसे अगर प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, उन्हें भी अच्छा फील होगा, लेकिन उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो संभालनी पड़ेंगी ना। तो देखो इसमें दोनों का ही बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और कर्मचारी का भी। ठीक है बच्चों, अब ये 8th पॉइंट हो गया हमारा। 9th पॉइंट अब देखिए बच्चों, 9th पॉइंट है ट्रांसफर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कई बार क्या होता है, कई बार कर्मचारियों को उनकी जरूरत यहाँ नहीं है, किसी और ब्रांच में है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि उन्हें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे अभी उनकी एफिशिएंसी का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो ये भी आपके स्टाफिंग का प्रोसेस का स्टेप होता है, 9th स्टेप। चलिए बच्चे, अब लास्ट स्टेप है हमारा। बच्चे लास्ट स्टेप है इससे सेपरेशन, कार्य से अलग करना। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको याद आएगा कि जो हमारा पहला स्टेप था वो काफी हद तक इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी जितने लोगों की आपको जरूरत है उनका पता लगाना। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि रिटायर होने वाले, सस्पेंड होने वाले। देखिए यहाँ पर भी यही बात आ जाती है कि सेपरेशन, कार्य से अलग करना। रिटायरमेंट यानी कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद लोगों को काम से अलग कर दिया जाता है। और दूसरा टर्मिनेशन, कई बार वार्निंग दी जाती है कि वो सही काम नहीं कर रहे, फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। रिट्रेंचमेंट, ये वाला पॉइंट देखिए आजकल जो चल रहा है
कि काम नहीं है किसी के पास भी फैक्ट्री में, तो वो मजबूर होकर उनको काम से, नौकरी से निकालना पड़ रहा है लोगों को। बहुत जगह बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। लेकिन फैक्ट्री वालों की भी मजबूरी है कि उनके पास काम नहीं है, तो वो कहाँ तक देंगे किसी की सैलरी। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि काम ना होने पर मजबूर होकर उन्हें काम से परमानेंटली निकाल देना। तो ये चीज़ रिट्रेंचमेंट होती है। तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 10 तक के सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात रही ट्रिक की, तो आप शायद वेट कर रहे हो ट्रिक की, तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि ये 10 के 10 स्टेप्स आपको सीरियल ऑर्डर में कैसे चुटकियों में याद होंगे। चलिए देखिए बच्चों, ये सीरियल ऑर्डर में मैंने लिखे हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रिटेंशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर, सेपरेशन। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने पेज से कुछ छुपाया हुआ है। यस, ये आपकी ट्रिक ही है। तो हम देख लेते हैं कि देखिए ट्रिक मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। कि इनका पहला अक्षर लिया ERSPRTPPTS। तो देखिए इससे मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए ERSPRTPPTS, एक राही से पूछा रास्ता तो पहले पहले तो समझ आया। ये आपको लर्न करने के लिए एक लाइन बना ली। अब आपकी मर्जी है, बड़े आराम से आप इसे लर्न कर सकते हो कि एक राही से पूछा रास्ता तो पहले पहले तो समझ आ गया। तो ये E से एस्टिमेटिंग, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, P से प्लेसमेंट, R से रिटेंशन, T से ट्रेनिंग, P से परफॉर्मेंस अप्रेजल, P से प्रमोशन, T से ट्रांसफर, S से सेपरेशन। तो बच्चों ये 2 P एक साथ आ रहे हैं, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा और फिर प्रमोशन आएगा। तो समझ लीजिए ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है प्रगति मूल्यांकन, यानी पहले देखा जाएगा कि वो काम कैसा कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो प्रमोशन होगा ना उसका। ये तो हो नहीं सकता कि ये वाला प्रमोशन आपने पहले लिख दिया और परफॉर्मेंस अप्रेजल बाद में। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।